हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर लीनियर इक्वेशंस का, जिसके अंदर मैंने आपको उसके टाइप्स बताए थे कि जो लीनियर इक्वेशन है वो दो टाइप की होती है। एक तो होमोजीनियस इक्वेशन समघात समीकरण और दूसरी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन असमघात समीकरण। ठीक है, और जिसमें मैंने आपको सिर्फ होमोजीनियस के बारे में बता चुकी थी। वैसे तो दोनों के बारे में बता चुकी थी कि किस फॉर्म में होती है दोनों, बट जो सोल्यूशन कैसे करते हैं वो सिर्फ होमोजीनियस का करवाया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आप अभी आज हम करने जा रहे हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की जो फॉर्म है वो किस तरीके से होती है और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, उन कंडीशंस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है वो कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप था वो तो होमोजेनियस था। अभी हमारा जो सेकंड टाइप है वो पढ़ने हैं हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो किस फॉर्म की होती है, उसके अंदर जो अपना मैट्रिक्स सिद्धांत होता है कि ax = b करके वो बोल रहे हैं कि अगर इस b की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, 0 होती थी, तब तो वो होमोजेनियस होती थी। अगर इसी b की वैल्यू क्या मिल जाए, नॉन जीरो मिल जाए, कोई ना कोई वेरिएबल हो यहाँ पर, सॉरी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो यहाँ पर, ठीक है, तो इस b की जगह पर, तो फिर जो इक्वेशंस गिवन होंगी आपको 1 है 2 है 3 है, वो सारी की सारी इक्वेशंस क्या होंगी, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो यही है कि b की जगह पर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कोई भी एलिमेंट पड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो वर्किंग प्रोसीजर क्या है। वर्किंग प्रोसीजर मतलब क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला काम तो क्या है इसका, आपको क्या करना है, इसके अंदर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बोलते हैं संवर्धित मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये होती किस फॉर्म में है वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे इक्वेशन आपको किस फॉर्म में गिवन होती है, a = b फॉर्म में गिवन होती है। इक्वेशंस जो है वो इस फॉर्म में बनी होती है, और a हमारा हमें पता है कि मैट्रिक्स होती है। x जो होता है वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 x3, और b हमारे पास इक्वल के अंदर जो वैल्यूज हमें गिवन है 0 0 0 है या कोई भी वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट वो होती है। अब वो बोल रहे हैं इसी को चेंज करना होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होती है, कोई भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को c से शो कर रही हूँ मैं, ठीक है, और वो होती है यहाँ पर तो a वो मैट्रिक्स लिखी जाती है जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर डैश 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 करके यहाँ b लिखा जाता है, मतलब इक्वल के अंदर जो भी वैल्यू मिलती है हमें दी हुई होती है वो लिखी जाती है। कैसे, जैसे मेरे को यहाँ पे गिवन है कि इस a की जगह पर कोई भी एलिमेंट है a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, और ये a3 b3 और c3। इक्वल के अंदर b की जगह पर d1 d2 एंड d3 गिवन, तो ये लिख लेंगे। तो ये जो रूप है, ठीक है, इसके अंदर a और वो कांस्टेंट वैल्यू दोनों मिक्स अप पे हम ऑपरेशंस लगाते हैं, तो वो रूप ही हमारा क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है, यानी इसी मैट्रिक्स से क्या बनती है, ऑगमेंटेड बनती है। अब इस पे हम ऑपरेशंस लगा करके आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो पहला स्टेप इसका नॉन होमोजेनियस का ये है कि आप क्या करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करो, उसको वही छोड़ो। फिर उसके सेकंड स्टेप पे आओ। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसके अंदर सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे क्या करना है, मेथड लगाना है, रैंक फाइंड करने के लिए। ठीक है, सॉल्व ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करना है एंड फाइंड रैंक। क्या करनी है, उसकी रैंक फाइंड करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की क्या करनी है, रैंक फाइंड करनी है।
ठीक है। और वो रैंक फाइंड करने, तो रैंक फाइंड करने के लिए मैं अलग से आपको लेक्चर बता चुकी हूँ कि किस तरीके से रैंक फाइंड करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, माइनर मेथड है। ज़्यादातर मैं इसके अंदर आइसोलेशन फॉर्म ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। और आप कोई भी इसके अंदर मेथड आप यूज़ करके नॉर्मल फॉर्म से भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, उसकी रैंक फाइंड करनी है। अब आती तीसरी कंडीशन, जब आप उसकी रैंक फाइंड कर लोगे, ठीक है, फिर उस पर कंडीशन लगेंगी, ठीक है। फिर उस पर कंडीशन लगेगी, वो कर रहा है अगर, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर इस पूरी सी की रैंक जो है, इस पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो इस सिर्फ ए की, यहाँ तक हमारा ए है ये पूरा, उस ए की रैंक के इक्वल आ जाएगी। मतलब वैसे तो सिर्फ एक से सेम ऑपरेशन लगाकर हम पूरे की निकालेंगे, बट डिपेंड करता है कि ए की रैंक अलग से कितनी निकलेगी और पूरे सी की रैंक कितनी निकलेगी। तो दोनों की अलग अलग रैंक हमें देखनी पड़ेगी। तो वो लिखते हैं यहाँ पर कि अगर रैंक ऑफ सी, ठीक है, वो इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ए के, ए मतलब जो उसके अंदर मैट्रिक्स पड़ी हुई है उसके, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ जाए देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब सतत होगा। कंडीशन है याद ही रखनी है आपको। तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, जब ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इसी के अंदर कुछ एक कंडीशन निकलती है, इसी का फर्स्ट पॉइंट है कि अगर इसकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक तो इक्वल आ जाए, बट वो दोनों भी इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। वेरिएबल का मतलब जो इक्वेशन है वो एक्स वाई जेड में है, तो इसका मतलब 3 वेरिएबल है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन इक्वेशंस देखनी पड़ेगी कि उसमें कितने वेरिएबल है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर सी की रैंक ए की रैंक इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। बट उनके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे, मतलब सिंगल होंगे, ठीक है। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन ठीक है। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब ये सेकंड कंडीशन क्या है कि वो बोल रहे हैं कि अगर रैंक को सी की रैंक मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक वो ए की रैंक के इक्वल आ जाए, ठीक है, बट ये दोनों के दोनों जो है वो लेस देन आ जाएगी, दोनों जो है वो लेस देन आ जाए किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि इन दोनों की रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ जाए, कम आ जाए। तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है, सिर्फ ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये बाकी कंडीशन के लिए हम वो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा बट इन दोनों की वैल्यू अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा बट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये दो कंडीशन है। एक लास्ट थर्ड कंडीशन हो रहा है इसी की, या इसकी लास्ट फोर्थ कंडीशन ले लो, इसको फोर्थ नंबर है। वो बोल रहे हैं कि अगर रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ए की रैंक इक्वल आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो है वो मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल में नहीं आए, ठीक है, देन सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई हल नहीं होगा, हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये कुछ एक कंडीशंस हैं, इन कंडीशन के बेस पे ही हम इनके नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के को हल करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो ये आपको कंडीशन एज इट इज याद करनी चाहिए कि सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करने के बाद आपको उसके ऊपर कोई भी मेथड लगा करके रैंक फाइंड करनी है। फिर चेक करना है कि पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और सिर्फ ए की रैंक अगर दोनों इक्वल हैं तब तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सतत होगा। बट अगर उनके साथ फिर कुछ कंडीशन लगानी है कि वो दोनों तो इक्वल हैं बट वो दोनों अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल आ जाता है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं बट उनका जो दोनों की जो वैल्यूज है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आती है तो सिस्टम क्या होता है हमारा
कंसिस्टेंट होता है बट उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन होती है कि अगर उनकी रैंक ही इक्वल नहीं है, कि रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक अगर इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और उसके कोई भी हल नहीं होते हैं, हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी नॉन होमोजेनियस की। बस इतना सा ही काम है। अभी चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम इसकी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेकंड है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमें उसने कुछ नहीं बोला कि ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है या होमोजेनियस है। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है कि इक्वल के अंदर जो बेस के एलिमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है, इसका मतलब जो इक्वेशन है ये क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। पहले क्या करनी है, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी क्या करनी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, या फिर इससे पहले ऐसे करो, इसको नॉन होमोजेनियस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की जो फॉर्म है उसमें लिख लो, उसके बाद हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, a इक्वल्स टू b। इसके अंदर a हमारा है 1 1 एंड 2, 1 माइनस 1 एंड 1 एंड 1 1 एंड माइनस 1, ये है। और इधर वेरिएबल हमें दे रखे हैं x y और z, और बेस के एलिमेंट है 6 2 और 1। ठीक है, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, समर्थित मैट्रिक्स। ठीक है, उसको शो करते हैं C से। ठीक है, और बनती कैसे, पहले यहाँ पे A की मैट्रिक्स A लिखी जाती है जो है 1 1 एंड 2, फिर है 1 माइनस 1 एंड 1, 1 1 एंड माइनस 1, फिर डैश डैश डैश, यहाँ पे B के एलिमेंट आते हैं 6 2 और 1। ये बन गई ऑगमेंटेड। फिर क्या करना होता है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे कुछ एक ऑपरेशंस लगाकर आपको क्या करना होता है, इसकी रैंक फाइंड करनी होती है। तो इस पे देखो, रैंक फाइंड करने के लिए मैं इसके अंदर आइसोलेट मेथड यूज कर रही हूँ। तो बाय आइसोलेट मेथड, इसमें सिर्फ रो के ऑपरेशन ही लगेंगे, कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगेगा। तो रो के ऑपरेशन लगेंगे तो क्या, पहला एलिमेंट इसके अंदर क्या था, आइसोलेट फॉर्म के अंदर हर एक रो का पहला एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होना चाहिए और नीचे जाने पर जीरो बढ़ती रहनी चाहिए, वो होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ जीरो बनाना है, फिर यहाँ जीरो बनाना है। तो इन दोनों के लिए मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ R2 माइनस R1 और R3 माइनस 2 R1। तो इसमें लगेगा ऑपरेशन R2 के लिए R2 माइनस R1 और R3 के लिए लगा रहे हैं R3 माइनस 2 R1। ये ऑपरेशन लगा रहे हैं C पे। तो C देखो क्या बन जाएगी, पहली रो तो सेम रहेगी 1 1 1 एंड 6। ठीक है, दूसरी रो चेंज हो जाएगी, माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, माइनस का 2 ये 0, यहाँ माइनस का 4, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, 1 माइनस 12 माइनस का 11। ठीक है, ये ऑपरेशन लगे, ये दोनों जीरो हो गए। अब देखिए, अब इसको जीरो बनाने की कोशिश करो क्योंकि नीचे जीरो बढ़ती रहनी चाहिए, लास्ट रो जो है उसको जीरो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर इसमें से घटा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं, या फिर ऐसे करो, इसको पहले 1 बना लो। ठीक है, R2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को माइनस के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो C क्या बन जाएगा 1 1 1 6, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, 2 माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0, ये 1, ये 0 और ये 2, ये एज इट इज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे ऑपरेशन लगाने, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है, R3 के लिए
R2 प्लस R3 कर दें तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 बना रहे हम। ठीक है, 1 1 1 एंड 6 R3 के कर रहे हैं तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे 0 आएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, ये बन गया। अब इस लास्ट रो को हमें 1 बनाना है तो -3 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो R3 को क्या कर देते हैं, -3 से डिवाइड कर लेंगे। C क्या मिल जाएगी, 1 1 1 6 0 1 0 2, ये 0 ये 0 ये 1 और कितना आ जाएगा प्लस का 3, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब इससे ज़्यादा हम ऑपरेशन इस पे लगा नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाते हैं तो ये 0 हट जाती है। बाकी ये फॉर्म बन चुकी है कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, नीचे जा रहे हैं फिर 0 बढ़ रही है और ये 1 है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये होगा यूनिट एलिमेंट है। अब देखो इसके अंदर इसके अब हम यहाँ से इसको देख के क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इधर देख लीजिए, यहाँ पे रैंक फाइंड करेंगे तो पूरी सी की रैंक क्या है, देखिए पूरे सी को देखिए 3 नॉन जीरो रोज है। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ सी कितनी आ गई, 3। और सिर्फ इसको मत देखिए अब। ठीक है, सिर्फ इस ए को देखना, सिर्फ ए को देखिए, इसकी रैंक कितनी है, इसकी भी रैंक कितनी है, 3 है, इसकी भी रैंक कितनी है, 3 है। अब इतना तो क्लियर है कि जो रैंक ऑफ सी अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल है, इसका मतलब सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अब बात आती है कि इसके सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें नंबर ऑफ वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए क्वेश्चन देखिए, कितने वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, यानी 3 वेरिएबल है इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो अगर हमारे पास सी की रैंक भी 3 है, ए की रैंक भी 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी क्या है, 3 है, तो ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इतना कंफर्म है। अब यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब में एक्स वाई जेड की कुछ एक वैल्यू होगी, तो वो हम इस मैट्रिक्स को देखकर निकालेंगे। इस मैट्रिक्स के हिसाब से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट रो के हिसाब से इक्वेशन क्या बन सकती है वो देखिए। उस फर्स्ट रो के हिसाब से हमें बनानी है इक्वेशन। तो मैंने कि x प्लस 1y प्लस जेड इक्वल्स टू 6। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 2। थर्ड बनेगी z इक्वल्स टू 3। अब ये y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 प्लस 3 5 और ये x की वैल्यू बन आ जाएगी 1। ठीक है, x की 1, y की 2, z की 3। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास x y z की, और यही हमें उसके सॉल्यूशन करना था कि इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x y z की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसमें कंसिस्टेंट मेथड, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चेक करते हैं और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस तरीके से सॉल्यूशन सारा प्रोसेस सेम रहता है, चाहे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर रहे हो। और इनकंसिस्टेंसी में तो कुछ करना ही नहीं है, यहीं पे छोड़ देना है कि जब आपको पता चल जाएगा कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है उसके कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होते, तो आगे करना ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर कुछ एक ऑपरेशन लगाकर आपको इसकी रैंक निकालनी है। लास्ट ऑपरेशन हमारा ये था, इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते थे इसके अंदर। ऑपरेशन लगाने के बाद वहाँ से हमने क्या करी, इसकी रैंक निकाली। तो यहाँ से तो पता चल गया कि अगर दोनों की रैंक इक्वल है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन के लिए हमें नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करने होते हैं, वो कितने हैं, अगर वो भी इनके इक्वल आ जाते हैं तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ज़्यादातर यूनिक सॉल्यूशन में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9।
5y प्लस 7z इक्वल्स में 52। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा काम वही है कि इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ही है ये। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके सबसे पहले उसी फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे ax इक्वल्स टू b वाली के अंदर। ठीक है, तो ये 1 2 2 1 5 1 1 7 माइनस 1। ठीक है, और x y z और b है हमारे पास 9 52 एंड 0 ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, ड्रॉ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे हम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ कहाँ से होगी, यहीं से। जो भी मैट्रिक्स ए है आपके पास वो लिखनी है एज इट इज 1 2 2 1 5 1 1 7 माइनस 1 और इधर 9 52 एंड 0 ये लिखनी है। इस पर अब लगाने ऑपरेशन, तो मैं आइसोलेट मेथड से ही कर रही हूँ। तो ऑपरेशन लगाने के लिए सेम ऑपरेशन लगेगा R2 की और R3 के अंदर, R2 माइनस 2 R1 और R3 के लिए R3 माइनस 2 R1। सेम ऑपरेशन लगा करके ठीक है, देखिए सी क्या मिलती है, 1 1 1 और 9 2 माइनस 2 0 5 माइनस 2 3 7 माइनस 2 5 और 52 माइनस 18। ठीक है, 34 और यहाँ से 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 और 0 माइनस 18 माइनस का 18 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी सी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लास्ट रो को 0 बनाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर 0 बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। अगर R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 के लिए कि R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो R2 में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सी क्या मिल जाएगी, R1 और R2 सेम रहेंगे 1 1 1 9 R2 भी सेम 0 3 5 34। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 प्लस 0 0 ही रहना है। ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9 प्लस का 5 माइनस का 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 3R3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये हो जाएगा 54। ठीक है, तो 54 34 माइनस 54 माइनस का 20 ये बन गई सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या काम रहता है कि अब यहाँ पे 0 बढ़ रही है, अब इसको और किसी भी तरीके से हम 0 नहीं कर सकते हैं, बट फर्स्ट एलिमेंट तो 1 होना ही चाहिए। तो R2 को तो 3 से कर दो डिवाइड और R3 को डिवाइड कर दो माइनस के 4 से, तो 1 1 बन जाएगा। तो सी देखो क्या मिलती है 1 1 1 9। ठीक है, R2 के लिए 0 1 5/3 और 34/3। ठीक है, यहाँ 0 0 ये 1 और ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी रैंक फाइंड करते हैं। देखिए कि जो रैंक ऑफ पूरे सी की रैंक कितनी है, 3 नॉन 0 है, तो रैंक ऑफ सी तो इसकी 3 है। सिर्फ रैंक ऑफ ए देखिए, इसको छोड़कर रैंक ऑफ ए देखिए तो इसकी भी रैंक 3 है। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी निकल चुकी है। तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब हमें इसकी वेरिएबल चेक करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई जेड में तो इसके वेरिएबल 3 ही हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3 है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तीनों की रैंक सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फिर सेम काम इस उसी मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी x
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, दूसरी y प्लस 5/3 z इक्वल्स टू 34/3 एंड थर्ड बनेगी z इक्वल्स टू 5, ये बनेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। z की वैल्यू सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँगी, y इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से बनेगा y प्लस 25/3 इक्वल्स टू 34/3। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34/3 माइनस 25/3, यहाँ से 3 एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 9/3 यानी 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की 3 है, z की 5 है, तो x की वैल्यू y इक्वेशन फर्स्ट देख लो, y इक्वेशन फर्स्ट कितना मिल जाएगा, x निकालना है तो x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी y। तो सबके देखो यूनिक सॉल्यूशन है, सबकी वैल्यूज अलग अलग आ रही है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है और x y z की ये वैल्यू x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को। ये तो थे यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आते हैं या अगर इनकंसिस्टेंट के लिए आते हैं फिर तो वहीं छोड़ देना है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आते हैं तो फिर यहाँ से तुमको कुछ आप लोग कुछ चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे कभी भी नंबर पूरा प्रॉपर वैल्यू नहीं दी जाएगी, यहाँ पे कोई लैम्डा म्यू के अंदर वैल्यू दी जाती है, फिर उसके बाद पूछा जाता है कि किस केस के अंदर ये सिस्टम जो है वो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो वो केसेस होते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको उसके यूनिक सॉल्यूशन निकल रहे होते हैं, फिर आपको उनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये है इसके होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन। सबसे पहले उस फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करो, उसके बाद उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने की कोशिश करो। तो ऑपरेशन लगाते आप जब भी लास्ट मैट्रिक्स तक पहुंच जाओगे, इसके बाद हम और जीरो नहीं बना सकते, मैक्सिमम 0 3 ही बन सकती है, इसका मतलब उसके बाद हम उसकी रैंक निकाल लेते हैं। तो रैंक निकालने के बाद फिर चेक करना होता है कि अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और एक ही रैंक अगर इक्वल आ रही है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। सिस्टम कंसिस्टेंट है, फिर उसके वेरिएबल चेक करो कि वेरिएबल पे क्या है, तो वेरिएबल भी अगर इक्वल आ जाए तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। फिर यूनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं वो हमें उस लास्ट मैट्रिक्स से पता चलता है जिससे हमने रैंक निकाली हुई होती है, उसको इक्वेशंस में चेंज कर दो, इक्वेशन में चेंज करके आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो एक्स वाई जेड की। तो ये होते हैं इस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन चेक करने होते हैं। अभी ये हमारा जो नॉन होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स है, किसी भी बुक्स में आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन मिलता है नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस पे आप उसको करके देखिए, ठीक है। और अब ये टॉपिक खत्म है, नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे इसकी कुछ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर, वो कोई नया टॉपिक है तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।